हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया हैं और आपकी तैयारियां भी बहुत अच्छे से चल रही है। आज के इस वीडियो में हम ES 17 रिवाइज करने वाले हैं। ES 17 दैट इज सेगमेंट रिपोर्टिंग। ये आपके एडवांस अकाउंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट ES है बहुत आसान सा, लेकिन एग्जाम में कई बार 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। इवन लास्ट अटेम्प्ट में तो 8 नंबर का MCQ बेस्ड क्वेश्चन आया था। एक इतना आसान सा क्वेश्चन था जो अगर आपने ES 17 किया हुआ है तो आप केवल 2 मिनट में से सॉल्व कर सकते हो और 8 नंबर आपके पक्के। तो चलिए इस क्लास में, इस वीडियो में इस टॉपिक को कंप्लीटली रिवाइज करते हैं कि एग्जैक्टली इस ES में है क्या। सबसे पहले बात करते हैं ES 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। ये बनाया किस पर्पस के लिए गया है, इसका रीजन क्या है, इसका लॉजिक क्या है। लेट्स से मैं बात करता हूं एक कंपनी की, ITC। सबने नाम सुना हुआ है ITC लिमिटेड का, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपने इस कंपनी के देखे हैं और यूज भी किए हैं। आई होप आपने सिगरेट का इस्तेमाल ना किया हो। तो ITC के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और मोटा मोटी अगर मैं इसके डिवीजन बनाना चाहूं, बाइफरकेशन बनाना चाहूं, तो कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट रेंज में फॉल करते हैं। इसके कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो FMCG में काउंट किए जा सकते हैं, खाने पीने की चीजें भी है। कुछ इसके स्टेशनरी प्रोडक्ट्स भी आते हैं, स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स भी आते हैं। सिमिलर वे में ITC होटल्स इंडस्ट्री में भी बिजनेस करती है और साथ ही साथ ये सिगरेट बिजनेस में भी ऑपरेट करती है, दैट इज सिगरेट बनाती है और बेचती है। मैंने एक बार मोटा मोटी मान लिया कि ITC के जो मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, जो मेजर बिजनेस है, वो इन 5 जगह से आता है। अब आपसे मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जब ईयर एंड होगा तो ITC अपना प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाएगी, तो क्या वो 5 प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाएंगी या एक प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनेगा? ITC एक कंपनी है जिसके अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं अलग अलग टाइप के। ईयर एंड जब होगा तो क्या कंपनी 5 प्रॉफिट लॉस बनाएगी इन पांचों चीजों के लिए अलग अलग, या फिर एक प्रॉफिट लॉस बनाएगी? आप कहोगे सर ऑब्वियस है, कंपनी एक है तो 5 प्रॉफिट लॉस क्यों बनाएगी? प्रॉफिट लॉस तो एक बनाएगी, अपना एक ही SPL बनेगा। उस SPL में जब वो अपना रेवेन्यू दिखाएगी तो क्या वो रेवेन्यू सिर्फ कॉस्मेटिक का होगा या FMCG का होगा या स्टेशनरी का होगा या किसी अदर डिवीजन का होगा? नहीं सर, एक प्रॉफिट लॉस बनाए उसके रेवेन्यू में सभी सेगमेंट्स के रेवेन्यू का टोटल मिलेगा आपको। यस। सिमिलर वे में जब उसका नेट प्रॉफिट निकल के आएगा आपके सामने, तो क्या वो प्रॉफिट किसी एक पर्टिकुलर डिवीजन का होगा? नहीं सर, एक डिवीजन का तो नहीं होगा, वो तो सारों का होगा, टोटल होगा। एग्जैक्टली यही पॉइंट है। जब हम SPL बनाते हैं तो मल्टीपल बिजनेसेस को क्लब करके इकट्ठा दिखाया जाता है, चाहे वो उसके रेवेन्यू की बात करो, चाहे उनके खर्चों की बात करो, चाहे वो उनके इनकम की बात करो। तो यूजुअली ओनर्स को कभी ये बात पता ही नहीं चल पाएगी कि कौन सा बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा बुरा कर रहा है। इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए, इन्वेस्टर्स नहीं बल्कि कंपनी से कंसर्न हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली इन 5 में से कौन सा बिजनेस है जो वेल परफॉर्मिंग है और कौन सा बिजनेस है जो हमारे लिए ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। सर ऐसा क्यों जानना चाहेगी कंपनी? ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए मैं कहता हूं कि इस साल कंपनी ने कुछ मेजर लॉज लगाए हैं जिसकी वजह से सिगरेट बिजनेस हाईली इफेक्ट होगा। अब इन्वेस्टर्स के मन में है कि सर हमारे तो 5 बिजनेस है, क्या फर्क पड़ जाएगा, सिगरेट से थोड़ा सा रेवेन्यू कम हो गया तो आधा भी कर दो उसका रेवेन्यू, हम 4 बिजनेस से कमा लेंगे। बट रियलिटी तब इन्वेस्टर को पता चलेगी जब उन्हें यह बात पता चलेगी कि 70 to 80% रेवेन्यू सिगरेट बिजनेस से है और हमारे प्रॉफिट का 80% प्रॉफिट सिगरेट से आता है। तब उन्हें पता चलेगा कि सर यहां पे अगर हाफ हो गया बिजनेस तो आपके प्रॉफिट अल्टीमेटली 40-50% फॉल कर जाएंगे टोटल बेसिस पे भी। ये 4 बिजनेस उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये अकेला है। दैट्स वाई ये चीज समझाने के लिए, ये चीज इन्वेस्टर्स को बताने के लिए, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल्स को बताने के लिए कि भाई हमारे कौन से बिजनेस पार्ट से हम कितना कमा रहे हैं, कौन से बिजनेस पार्ट से क्या रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, किसमें कितना पैसा लगा रखा है, किसकी कितनी लायबिलिटी है, हमें नोट्स टू अकाउंट में एक एडिशनल रिपोर्ट बनानी होती है, दैट इज नोन एज सेगमेंट रिपोर्ट। बेसिकली सेगमेंट रिपोर्ट एक एडिशनल डिस्क्लोजर है। सर ये कोई अकाउंटिंग नहीं है, नोट्स टू अकाउंट में बनाई जाने वाली एक रिपोर्ट है। सर इस रिपोर्ट में क्या होता है? इस रिपोर्ट में कंपनी के अलग अलग बिजनेसेस का ब्यौरा होता है, अलग अलग बिजनेसेस से कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का रिजल्ट, कंपनी की एसेट, लायबिलिटीज, इन सब की अलग अलग डिस्क्रिप्शन दी जाती है। तो बेसिकली कंपनी हर डिवीजन का, हर बिजनेस का अलग से P&L बैलेंस शीट बनाने की बजाय सेगमेंट रिपोर्ट बना देती है जिसमें हर डिवीजन की, हर
सेगमेंट की अलग से इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। प्रॉफिट लॉस पता चल जाएगा, रेवेन्यूज पता चल जाएंगे, एसेट लायबिलिटी पता चल जाएगी। तो कंपनी को हर एक बिजनेस के लिए अलग से अपनी बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पर्पज है सेगमेंट रिपोर्ट को बनाने का। सर हम समझ गए हैं कि सेगमेंट रिपोर्ट बेसिकली एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें कंपनी अपने सारे बिजनेसेस को अलग अलग बाइफरकेट करके दिखाती है। तो सर मुझे एक बात बताओ, आपने आईटीसी का एग्जांपल लिया, एक बार जरा रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं। सर रिलायंस तो 200 प्लस बिजनेसेस में ऑपरेट कर रही है, तो सर इनकी रिपोर्ट तो बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर ये 200 बिजनेसेस के लिए सब इंफॉर्मेशन अलग से दिखाएगी तो सर दैट रिपोर्ट विल बी टू मच, वो रिपोर्ट बहुत बड़ी हो जाएगी। क्या हम उससे समझेंगे? क्योंकि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस भी होंगे जिनकी टर्नओवर हमारे टोटल टर्नओवर का 0.5% भी नहीं होगा। बात तो बिल्कुल लॉजिकल है। सर अगर हम बिजनेसेस को सबको अलग अलग दिखाने लग जाएंगे तो रिपोर्ट बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगी, उसका कोई क्रक्स नहीं निकल पाएगा। तो हमारा AS 17 इसका भी सोल्यूशन निकालता है। AS 17 कहता है जब आप सेगमेंट रिपोर्ट बनाओगे तो आपको सारे के सारे सेगमेंट अलग से रिपोर्ट नहीं करने हैं, आपको अलग से इंफॉर्मेशन सिर्फ बड़े सेगमेंट की दिखानी है, सिर्फ आपको रिपोर्टेबल सेगमेंट की दिखानी है। सर ये सेगमेंट वर्ड एग्जैक्टली क्या है? आप बार बार एक वर्ड यूज करो सेगमेंट, आप बाद में बताना कि रिपोर्ट में चीजें कैसे दिखाई जाएंगी। पहले तो आप मुझे ये बताओ सर सेगमेंट वर्ड आप क्यों यूज कर रहे हो? देखिए यहां पे जो मैं आपको कह रहा हूं सेगमेंट, तो सेगमेंट कुड बी एनी पर्टिकुलर बिजनेस, डिवीजन, डिपार्टमेंट, कुछ भी हो सकता है जो एक सेपरेट बिजनेस है। सेपरेट कंपनी नहीं बोल रहा मैं, या ध्यान से सुनो मेरी वर्ड, मैं बोल रहा हूं सेपरेट बिजनेस है। एक ही कंपनी जब मल्टीपल बिजनेसेस में होती है तो हर बिजनेस को आप एक सेपरेट डिवीजन या सेगमेंट बोल सकते हो। तो सर सेगमेंट का मतलब है पार्ट ऑफ कंपनी, एक सेपरेट बिजनेस है उस कंपनी का। एक कंपनी मल्टीपल बिजनेसेस में होती है तो हर बिजनेस को अपने आप में एक सेगमेंट कहा जा सकता है, लाइक इन केस ऑफ आईटीसी। ऐसे ही मान लीजिए सोनी कंपनी है, सोनी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी बनाती है, सोनी कंपनी मान लीजिए गेम्स भी बनाती है, सोनी कंपनी म्यूजिक सेगमेंट में भी है, और सबकी कंपनी एक ही है मान लीजिए। तो ये सारे बिजनेसेस अपने अपने अलग हैं लेकिन एक ही कंपनी के अंदर किए जा रहे हैं, तो कंपनी इन सबको अलग अलग डिवीजन या सेगमेंट बोल सकती है। ठीक है सर, अब हम ये बात समझ गए हैं। अब सेगमेंट रिपोर्ट पे आते हैं। तो जैसे कि मैं बताया था रिलायंस 200 प्लस बिजनेस में, तो सर 200 सेगमेंट बन गए। अब 200 सेगमेंट बन गए तो क्या रिपोर्ट में सबको अलग अलग दिखाया जा सकता है? तो मैं कह रहा हूं अलग अलग नहीं दिखाना है, हमें सिर्फ बड़े जो सेगमेंट होते हैं उन्हें को ही अलग दिखाना होता है। छोटे सारे सेगमेंट्स को जोड़ के अदर्स के नाम पे कलेक्टिव बेसिस पे प्रेजेंट किया जा सकता है। तो सर 200 सेगमेंट अगर कंपनी के हैं तो उसमें से 5 या 7 तो होंगे बड़े सेगमेंट जिनको आप अलग से दिखाओ, जिनके बारे में पूरी डिटेल दो, और बाकी 190-195 सेगमेंट को आप टोटल बेसिस पे अदर्स के नाम पे इकट्ठा दिखा दो। इससे आपकी रिपोर्ट बल्कि नहीं होगी, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं बनेगी। तो सर ये अलग से दिखाने हैं जो हमें, आपने कहा सर बड़े सेगमेंट को अलग से दिखाना है, तो बड़े का क्राइटेरिया क्या है? AS 17 कहता है आपको बड़े सेगमेंट, जो भी बड़े सेगमेंट है वो अलग से दिखाने हैं। AS 17 ने इस बड़े सेगमेंट को नाम दिया है रिपोर्टेबल सेगमेंट। आपकी सेगमेंट के वो आपके सारे सेगमेंट्स में से वो सेगमेंट जो बड़े हैं उन्हें रिपोर्टेबल सेगमेंट कहा जाता है। AS 17 कहता है कि रिपोर्टेबल सेगमेंट अलग से प्रेजेंट करने हैं। तो सर ये बड़ा सेगमेंट किसे कहा जाएगा, रिपोर्टेबल सेगमेंट किसे कहा जाएगा? AS 17 ने 3 क्राइटेरिया दिए हैं। एज पर AS 17 3 क्राइटेरिया है, अगर आप इनमें से किसी भी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो आपका सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट माना जाएगा। 3 क्राइटेरिया AS 17 बताता है। वो 3 क्राइटेरिया कौन कौन से हैं? नंबर 1, पहला क्राइटेरिया, हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। एक सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट कब बनता है? 3 क्राइटेरिया दिए गए हैं। पहला क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू, पहला क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू। सर कोई भी ऐसा सेगमेंट जिसका रेवेन्यू सभी सेगमेंट के टोटल रेवेन्यू का 10% या उससे ज्यादा है तो वो एक बड़ा सेगमेंट है। मान लीजिए मेरी कंपनी में टोटल 10 सेगमेंट है, 10 डिविजन्स है, और 10 के 10 डिवीजन की टोटल टर्नओवर बनती है 1000 करोड़। तो वो सारे सेगमेंट रिपोर्टेबल कहलाएंगे जिनके टर्नओवर इस टोटल रेवेन्यू 1000 करोड़ का 10% या उससे ज्यादा है। दैट मीन्स 10,000 करोड़ का 10% 100 करोड़ या उससे ज्यादा।
तो वो सारे सेगमेंट जिनका रेवेन्यू 100 करोड़ और मोर है वो बन जाएंगे रिपोर्टेबल सेगमेंट, उन्हें अलग से दिखाना पड़ेगा। और जिनके टर्नओवर 100 करोड़ से कम है उनको आप टोटल बेसिस पे अदर्स के नाम पे कंबाइन कर सकते हो, तो आपको उन्हें अलग अलग प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। तो पहला क्राइटेरिया कहता है सेगमेंट रेवेन्यू, आपके पर्टिकुलर सेगमेंट का रेवेन्यू टोटल सभी सेगमेंट के रेवेन्यूज का 10% और मोर है तो दैट सेगमेंट विल बी रिपोर्टेबल सेगमेंट। अब सर सेगमेंट रेवेन्यू का मतलब क्या है? देखिए, जब आपको मेन हाईलाइट याद रखनी है, सेगमेंट रेवेन्यू, जब हम बात करते हैं सेगमेंट रेवेन्यू की, तो सेगमेंट रेवेन्यू में आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रेवेन्यूज काउंट करने होते हैं। इंटरनल मतलब इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स, एग्जैक्टली सेल नहीं होते हैं, सेल तो वही है जो आपने बाहर वाले कस्टमर को बेचा है, जो एक दूसरे को एक डिवीजन दूसरे डिवीजन को, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करता है, दैट विल बी नोन एज इंटरनल ट्रांसफर। और रेवेन्यू आपके जब सेगमेंट रेवेन्यू की बात की जाएगी तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों को जोड़ा जाएगा, दोनों के टोटल को सेगमेंट रेवेन्यू माना जाता है। तो आपको दोनों को जोड़ना है तो आपको एक पर्टिकुलर सेगमेंट का रेवेन्यू मिल जाएगा, ऐसे सारे सेगमेंट्स के टोटल कर लेना और 10% और मोर का क्राइटेरिया लग जाएगा। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंड क्राइटेरिया है रिजल्ट की बेसिस पे। अगर एक पर्टिकुलर सेगमेंट का रिजल्ट सारे सेगमेंट्स के रिजल्ट्स का 10% या उससे ज्यादा है तो वो सेगमेंट रिपोर्टेबल बन जाता है। अब रिजल्ट वाले में अगर आपको ध्यान हो तो क्या मेन चीज है जो ध्यान रखनी है? सर कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो मल्टीपल सेगमेंट्स हमारे, मान लो 5 सेगमेंट है सर, इनमें से मान लो 3 में तो है प्रॉफिट और 2 में है मान लीजिए लॉस। तो सर ऐसे केसेस में क्राइटेरिया कैसे लगाया जाएगा? अगर सारे प्रॉफिट में होते या सारे लॉस में होते तो हम टोटल करके 10% का रूल लगा लेते, लेकिन अगर कुछ सेगमेंट प्रॉफिट में है और कुछ लॉस में है तो आपको क्राइटेरिया लगाना कैसे है? सर इस केस में हमें प्रॉफिट वाले अलग से जोड़ लेने हैं और लॉस वाले का टोटल अलग से करना है। प्रॉफिट वालों को जोड़ा, लेट से यहां पे आ गया मेरे इस केस में 60 और लॉस वाले का टोटल आ गया 50, ऑल्दो वो माइनस का आएगा बट आपको एब्सोल्यूट टर्म में देखना है। तो 1 इज 60, अदर 1 इज 50, दोनों में से जो भी हाइयर है, तो सर 60 हाइयर है, इसका 10% हमें क्राइटेरिया बनाना है। 60 का 10% यानी कि 6, 20 इज ग्रेटर देन 6, यस देन इट इज रिपोर्टेबल। बी 30 है, ये भी रिपोर्टेबल है। सी 30 है, ये भी रिपोर्टेबल है। अब आपको क्या सर डी और ई तो माइनस के हैं तो वो तो 6 से बड़े कैसे हो सकते हैं? जब आप ये वाला क्राइटेरिया लगाओगे तो आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज देखनी है। सर ये 40 है, एब्सोल्यूट वैल्यू में 40 है, नंबर देखिए 40 है, क्या ये 6 से बड़ा है? यस, देन इट इज आल्सो रिपोर्टेबल। प्लस माइनस का साइन इग्नोर करके एब्सोल्यूट वैल्यूज को देखना है। सिमिलर वे में ये 10 है, ये भी आपका जो है वो 6 से ज्यादा है तो एब्सोल्यूट वैल्यू में ये भी ज्यादा है, तो इसका मतलब पांचों के पांचों सेगमेंट हमारे रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाएंगे। तो पहला क्राइटेरिया रेवेन्यू के बेसिस पे था, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि रेवेन्यू में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों टाइप के रेवेन्यूज को शामिल किया जाता है। और दूसरा क्राइटेरिया हमारा रिजल्ट के बेसिस पे था, जिसमें आपके अगर नॉर्मल प्रॉफिट के सारे सेगमेंट्स हैं तो प्रॉफिट का 10%, सारे लॉस में है तो लॉस का 10%, लेकिन अगर कुछ प्रॉफिट और कुछ लॉस में है तो दोनों को आपको अलग अलग से जोड़ लेना है। एब्सोल्यूट बेसिस पे दोनों में से जो भी हाइयर है उसका 10% विल बी द क्राइटेरिया। ये है हमारा सेकंड क्राइटेरिया। एंड लास्ट इज थर्ड क्राइटेरिया, जिसमें हम सेगमेंट की एसेट देखते हैं। सेगमेंट की एसेट में हमें सारे सेगमेंट की एसेट का टोटल लगा लेना है और अगेन वही 10% वाला रूल देखना है। अब क्या मेन चीज ध्यान रखनी है? सर जब हम सेगमेंट एसेट निकालते हैं, सेगमेंट की एसेट में इनकम टैक्स एसेट्स को, डेफर्ड टैक्स एसेट्स को काउंट नहीं किया जाता। तो जब आप एसेट देखोगे किसी पर्टिकुलर सेगमेंट की तो आपको इनकम टैक्स एसेट के नाम से या डेफर्ड टैक्स एसेट के नाम से कोई भी एसेट गिवन होगी तो उसको छोड़ देना है और फिर चेक करना है कि टोटल क्या बनता है, उसका 10% आप चेक करोगे। तो ये 3 क्राइटेरिया है, इन तीनों क्राइटेरिया में आपने किसी भी क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया, तीनों एक साथ नहीं, तीनों में से कोई भी फुलफिल होता है, देन दैट सेगमेंट विल बी रिपोर्टेबल सेगमेंट, वो आपका सेगमेंट रिपोर्टेबल हो जाएगा। रिपोर्टेबल होने का मतलब है कि मान लीजिए मेरा 5 सेगमेंट में से ए और बी रिपोर्टेबल हो गए हैं तो ए और बी को अलग से दिखाया जाएगा और बाकी 3 को अदर्स के नाम पर कंबाइन कर दिया जाएगा इस सेगमेंट रिपोर्ट में। तो ये सिस्टम रहता है हमारा रिपोर्टेबल सेगमेंट को आइडेंटिफाई करने का। अब इसके बाद कुछ चीजें और हैं जो आपको AS 17 में ध्यान रखनी है। अब कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है,
देखो जब हमने क्राइटेरिया लगाया रिपोर्टेबल सेगमेंट का तो 3 लिमिट्स लगाई। 3 लिमिट में से अगर आपने किसी भी लिमिट को कंप्लीट कर दिया, फुलफिल कर दिया, तो वो सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट के तौर पर क्लासिफाई हो जाता है। लेकिन 2 इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, अगर मान लीजिए आपने कुछ सेगमेंट्स को रिपोर्टेबल बनाया, मान लीजिए आपके ए और बी 2 सेगमेंट रिपोर्टेबल बन गए, इवन मान लीजिए सी भी रिपोर्टेबल बन गया, और देन आपके पास कुछ सेगमेंट थे जो रिपोर्टेबल नहीं बन पाए, मान लेते हैं 4 सेगमेंट, तो ये अदर्स के तौर पर आपने टोटल दिखा दी। अब सर क्राइटेरिया के हिसाब से सिर्फ ए, बी और सी रिपोर्टेबल बने, लेकिन फिर आपको एक चीज और चेक करनी है। सर क्या चेक करना है? हमें देखना है कि जो हमारा एक्सटर्नल रेवेन्यू है, देखो जब हमने सेगमेंट रेवेन्यू की बात की थी तो उसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों को जोड़ा था और फिर 10% वाली लिमिट लगाई थी। लेकिन अब जो मैं बात बोल रहा हूं उसमें आपको सिर्फ एक्सटर्नल रेवेन्यू के ऊपर फोकस करना है। आपको चेक करना है कि आपका टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू जितना भी है, बिकॉज एक्चुअल रेवेन्यू वही है, वही एक्चुअल सेल है आपकी, तो आपको यह देखना है कि जो आपका एक्सटर्नल रेवेन्यू है, क्या आपके रिपोर्टेबल सेगमेंट्स ने उसका 75% कवर कर दिया है या नहीं किया है। क्या आपके रिपोर्टेबल सेगमेंट ने आपके एक्सटर्नल रेवेन्यू का 75% कवर किया है या नहीं किया। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मान लेते हैं आपके यही 7 सेगमेंट है जिनकी मैं बात कर रहा था। मानते हैं इनकी इंटरनल रेवेन्यू जो है वो मान लीजिए इसकी 50 है, इसकी 30 है, इसकी 20 है, और इनकी दो चारों की दो की इंटरनल रेवेन्यू है, मान लीजिए फिगर इन लैक्स है। और एक्सटर्नल रेवेन्यू जो है वो आपका यहां पे 10 का है, यहां पे 1, यहां पे 1, और यहां पे आपका जो है वो 5 का है, और इनमें भी मान लीजिए 5 का है। अगर आप जब 10% की लिमिट लगाओगे तो आपको इंटरनल एक्सटर्नल दोनों को टोटल करना होता है, आपको दोनों का टोटल चेक करना होता है। आपने इन सब का टोटल लगा के देखना है और 10% की लिमिट के हिसाब से आप देखोगे तो आपको लगेगा सर ए, बी और सी यही रिपोर्टेबल हो पा रहे हैं, डी, ई, एफ, जी ये चारों रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं है। ओके सर, बट मेन पॉइंट समझिए, जब मैं कंपनी की एक्चुअल सेल की बात करता हूं तो यही तो एक्चुअल सेल है जो पीएनएल में जाएगी। सर ये तो सिर्फ आपस के ट्रांसफर थे, दिस इज नॉट द ट्रू सेल्स। सेल तो सिर्फ ये है जो एक्सटर्नल सेल है। इसका जरा टोटल चेक करो, यहां पे मैं अगर इसका टोटल चेक करता हूं तो ये है 32, और उसमें से आपके जो रिपोर्टेबल सेगमेंट है उनमें सिर्फ सेल है 12 की। मतलब कंपनी की टोटल सेल 32 लाख है एक्चुअल सेल, उसमें से सिर्फ वो सेगमेंट रिपोर्टेबल हो पाए जिनकी सेल 12 लाख है। जो एक्चुअल रेवेन्यू लाके दे रहे हैं वो सारे के सारे नॉन रिपोर्टेबल हो गए हैं, बिकॉज उनका इंटरनल रेवेन्यू ज्यादा नहीं था। इसलिए एएस ने कहा जब आप इस टाइप से रिपोर्टेबल बनाते हो, नो डाउट ए, बी, सी आर रिपोर्टेबल, 10% का क्राइटेरिया पूरा करते हैं, लेकिन आपको फर्दर सेगमेंट और सिलेक्ट करने पड़ेंगे जब तक आपकी एक्सटर्नल रेवेन्यू का 75% कवर नहीं हो जाता। इसका मतलब सर 32 लाख का 75%, मतलब आपके रिपोर्टेबल सेगमेंट से 24 लाख की सेल बननी चाहिए। अभी कितनी बन रही है सर? 10, 1, 1, 12। इसका मतलब आपको और सेगमेंट रिपोर्टेबल बनाने पड़ेंगे जब तक आपकी एक्सटर्नल रेवेन्यू कितनी ना हो जाए, 24। लाइक मान लीजिए मैंने डी को रिपोर्टेबल बनाया तो 12 पहले थी, 5 और आएगी, 17 ही बनी। सर एक और को कवर कर लेते हैं, ई को भी, स्टिल आपकी टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू अभी 22 हुई है, तो इसका मतलब आपको एक और ऐड करना पड़ेगा, एफ को भी और ऐड कर लिया, अब वो 27 हो गई है। इसका मतलब अब आपने 75% वाला क्राइटेरिया पूरा किया। तो रिपोर्टेबल के लिए वो 10% वाली लिमिट्स तो है ही है, साथ में आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या रिपोर्टेबल सेगमेंट आपकी एक्सटर्नल रेवेन्यू का 75% कवर कर पा भी रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर नहीं कर रहे हैं तो फर्दर सेगमेंट एड ऑन करते चले जाओ जब तक 75% पूरा ना हो जाए। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट, इसके अलावा एक और बात याद रखनी है, अगर कोई सेगमेंट इस साल में रिपोर्टेबल बन गया, मान लीजिए आप बात कर रहे हो 2024-25 की, 2024-25 में ए सेगमेंट रिपोर्टेबल हो गया बिकॉज उसकी टर्नओवर 15% थी टोटल सेगमेंट रेवेन्यू की, तो 15% में तो सर रिपोर्टेबल बन गया। अब 25-26 में जब गए, हमारा काम कम हो गया, हमारा जो ए सेगमेंट है उसकी टर्नओवर सिर्फ 2% रह गई है टोटल टर्नओवर की, तो क्या सर अभी भी वो रिपोर्टेबल है? द आंसर इज नो।
क्योंकि अब तो 10% से कम है, बट स्टिल सिंस वो पिछले साल में रिपोर्टेबल था, उसे इस साल भी रिपोर्ट करना पड़ेगा आपको। यानी कि अगर कोई सेगमेंट एक साल में रिपोर्टेबल हो जाता है, उससे अगले साल उसे रिपोर्टेबल दिखाना ही पड़ता है, नो मैटर वो लिमिट क्रॉस करे या ना करे। तो क्या सर उससे अगले साल भी दिखाना पड़ेगा? नहीं, आपने जिस साल में लिमिट क्रॉस किया उससे अगले साल दिखाना जरूरी है, लेकिन अगर अब सेकेंड ईयर में लिमिट क्रॉस नहीं हुई है तो थर्ड ईयर में कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ 1 ईयर की रिक्वायरमेंट है। जिस साल में पूरा हुआ उससे अगले साल दिखा दो बस, उसके बाद आपको जरूरत नहीं है अगर लिमिट पूरी नहीं हो रही है तो ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है दोनों। 3 कंडीशन रिपोर्टेबल सेगमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड देन लेटर पॉइंट पे कि 75% एक्सटर्नल रेवेन्यू पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, एंड सेकेंडली क्या आपने पिछले साल इस सेगमेंट को रिपोर्टेबल बनाया था या नहीं बनाया था। इसके अलावा अगर मैनेजमेंट का मन कर रहा है किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को अलग से दिखाएं, हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो अलग से दिखा सकते हैं, बट मैनेजमेंट एक पर्टिकुलर रिपोर्टेबल सेगमेंट को हाइड नहीं कर सकती। मतलब मैनेजमेंट अगर ए रिपोर्टेबल नहीं बना है, उसे अलग से दिखाना चाहती है, दिखा सकती है, लेकिन अगर ए रिपोर्टेबल बन गया और मैनेजमेंट कहती है हम नहीं दिखाना चाहते, वो मैनेजमेंट नहीं कर सकती। मतलब एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर दे सकते हो, डिस्क्लोजर जो देने चाहिए वो छिपा नहीं सकते। तो ये रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का पॉइंट है कि कैसे आपको सेगमेंट्स को रिपोर्टेबल आइडेंटिफाई करना होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है शेयर्स का, सारे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। आई होप आपको सारे पॉइंट ध्यान आ गए होंगे, रिवाइज हो गए होंगे। देखिए मेरी इस क्लास का पर्पस आपको पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाना है, समराइज करवाना है। अगर आपने पहले किया हुआ है तो जल्दी से समराइज कर रहे हैं हम, ताकि आपको सारी चीजें रिकैप हो जाए। सारे पॉइंट्स मैंने बारीकी से वापस डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट छोटा सा पॉइंट एक और जो इस एएस में कवर अप होता है वो है सेगमेंट रिपोर्ट बनाना। जब हम सेगमेंट रिपोर्ट बनाते हैं तो सेगमेंट रिपोर्ट के 2 पार्ट होते हैं, एक आपकी प्राइमरी रिपोर्ट होती है और एक आपकी सेकेंडरी रिपोर्ट होती है। बेसिकली आपके बिजनेस को, आपकी पूरी कंपनी के डेटा को भी 2 बेसिस पे बांटा जा सकता है। या तो आप पूरी कंपनी के डेटा को बिजनेस की बेसिस पे बांट सकते हो, या फिर आप उसे ज्योग्राफी की बेसिस पे बांट सकते हो। मतलब बेसिक आइडिया ये है कि आपके बिजनेस की टर्नओवर, आपके बिजनेस का रिजल्ट, एसेट, लायबिलिटीज, या तो आप उन्हें प्रोडक्ट की बेसिस पे अलग अलग बाइफरकेट कर सकते हो। लाइक आईटीसी ने कहा ये हमारा रेवेन्यू एग्री बिजनेस से आता है, ये एफएमसीजी से, कॉस्मेटिक से, ये हमारा सिगरेट से या होटल से। तो ये है बिजनेस सेगमेंटेशन। और अगर आईटीसी कहती है ये इंडिया से रेवेन्यू है, ये यूएसए से, ये यूके से है, ये हमारा श्रीलंका से रेवेन्यू है, देन दिस इज ज्योग्राफी बेस्ड बाइफरकेशन। एक कंपनी ये दोनों ही कर सकती है, और बहुत सारी कंपनीज अपनी मैट्रिक्स रिपोर्ट बनाती है जिसमें वो बिजनेस की बेसिस पे भी अपना डिटेल्स को प्रेजेंट करती है और ज्योग्राफी के बेसिस पे भी। हमारी सेगमेंट रिपोर्ट भी यही कहती है कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन को दोनों बेसिस पे बांट के बताना है, बिजनेस बेसिस पे बाइफरकेशन होना चाहिए और ज्योग्राफी बेसिस पे भी। अब आपकी रिपोर्ट में भी हमने उसी टाइप से 2 टुकड़े कर दिए, वन इज प्राइमरी रिपोर्ट या प्राइमरी सेगमेंटेशन एंड अदर वन इज सेकेंडरी। प्राइमरी में आपको देखना है कौन सा पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या इंफॉर्मेशन को बिजनेस के बेसिस पे बांटना ज्यादा जरूरी है आपकी यूजर्स के लिए या ज्योग्राफी की बेसिस पे। अगर कंपनी आइडेंटिफाई करती है बिजनेस इज मोर इंपॉर्टेंट, तो बिजनेस बेसिस पे प्राइमरी रिपोर्ट बनेगी और ज्योग्राफी बेसिस पे सेकेंडरी रिपोर्ट। सर दोनों में फर्क क्या है? देखिए जब बिजनेस बेसिस पे आप बाइफरकेशन करते हो तो यहां पे आपको 7 चीजों के बारे में बताना होता है। जब आप बिजनेस की बेसिस पे बाइफरकेशन करते हो, जब आप प्राइमरी सेगमेंटेशन करते हो तो आपको वहां पे 7 चीजों के बारे में बताना होता है। सेगमेंट का रेवेन्यू, सेगमेंट का रिजल्ट, कैरिंग अमाउंट ऑफ सेगमेंट एसेट, सेगमेंट लायबिलिटी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन और नॉन कैश एक्सपेंस। प्राइमरी रिपोर्ट में इन 7 के बारे में डिटेल जाती है, जबकि सेकेंडरी सेगमेंटेशन में सिर्फ आपको दिखाना होता है सेगमेंट रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर, सेगमेंट एसेट्स एंड सेगमेंट कैपिटल एक्सपेंस। इसका मतलब जब आप बिजनेस को प्राइमरी सेगमेंट बनाते हो तो बिजनेस की ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अलग अलग दिखानी पड़ेगी, लेकिन ज्योग्राफी वाइज आपको सिर्फ ये 3 चीजें बतानी पड़ेगी। और अगर कोई कंपनी कहती है ज्योग्राफी इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस रादर देन प्रोडक्ट बाइफरकेशन, तो फिर ज्योग्राफी के लिए, हर ज्योग्राफी के लिए आपको ये चीजें अलग से निकालनी पड़ेगी। इंडिया से रिजल्ट, पाकिस्तान से रिजल्ट, बांग्लादेश से रिजल्ट, ऐसे ही सब जगह से एसेट, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस, ये सारी चीजें अलग से निकालनी पड़ेगी। और फिर आप प्रोडक्ट बेसिस पे सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो ये कंपनी को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में रिपोर्ट बड़ी बनेगी और जो लेस इंपॉर्टेंट है उसकी रिपोर्ट छोटी बनेगी।
तो ये बाइफरकेशन आपको अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी रिपोर्ट का बनाना होता है। इसके बाद इस एएस में आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि जब हम सेगमेंट रिपोर्ट बनाते हैं तो आपको सेगमेंट वाइज इंफॉर्मेशन को टोटल एंटरप्राइज के साथ रिकंसाइल भी करके दिखाना होता है। जब आप इंटरनल रेवेन्यू और एक्सटर्नल रेवेन्यू को जोड़ते हो तो सारे सेगमेंट का रेवेन्यू आ जाता है, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ एक्सटर्नल है। तो आप कॉलम बनाते हो, ये हमारा सेगमेंट रेवेन्यू ए का है, बी का है, सी का है, डी का है, सबको जोड़ते हो, ये टोटल सेगमेंट रेवेन्यू है, बट इसमें से फिर माइनस कर देते हो इंटरनल रेवेन्यू, सो दैट आप एक्सटर्नल रेवेन्यू के ऊपर अराइव कर सको जो एक्चुअल में एंटरप्राइज की सेल है। तो ये एक आपको रिकंसिलेशन देना होता है। शायद आपने इसका एक क्वेश्चन भी करके देखा होगा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, एग्जाम में मोस्टली जो पॉइंट पूछा जाता है वो इसी बात का पूछा जाता है कि कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल है और कौन सा नहीं है। तो ये थे एएस 17 के मेन पॉइंट्स। मैंने आपको मेन जो पॉइंट्स थे वो सारे के सारे डिस्कस कर दिए, थोरोली डिस्कस किए सारे के सारे पॉइंट्स। आप अब एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करके देख लेना, सो दैट आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए इस पर्टिकुलर टॉपिक में। आज के लिए इतना ही।